नक्श की हरकत से वहां मौजूद सभी लोग एकाएक शॉक्ड हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों के सामने ये सब आखिर चल क्या रहा है। मिस जूली की शक्ल भी देखने लायक थी। आधा मुंह खोलकर हक्की बक्की वो नक्श को जलन की नजर से देख रही थी। उसके हिसाब से उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श जयंती भाई गाड़ा को जानता होगा, लेकिन यहाँ तो नक्श का उनसे रिश्ता जान पहचान से कहीं आगे था। अनिका भी शॉक थी। उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही थी कि ना जाने उसके पति ने उससे और क्या क्या छुपा रखा है और उसे पूरी तरह से जानने और समझने में उसे और कितना समय लगेगा। समझ गया यार, आगे से ध्यान रखूंगा, जल्दी से जयंती भाई गड़ा ने जवाब दिया। जयंती भाई गड़ा अपनी 50 की पारी पूरी कर चुके थे और नक्श अपने 20s में था, लेकिन इतना डिफरेंस होने के बाद भी जयंती भाई गड़ा को अपने स्टेटस की नहीं पड़ी थी। उस्ताद, फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। शोभित, सुन रहे हो? तुम्हें नक्श से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी तुम कच्चे नींबू हो। हालांकि जयंती भाई गड़ा के मुंह से निकले शब्द एकदम नॉर्मल थे, लेकिन उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सभी का बीपी हाई हो गया था। जयंती भाई गड़ा ने जावेरी परिवार के यूजलेस दामाद को उस्ताद कहा। भाई ये कौन सा इंटरनेशनल जोक है? शोभित को अपने आंख और कान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बस नक्श को देखता जा रहा था। पिछले 7-8 सालों से वो एंटीक अप्रेजर के बिजनेस में था, लेकिन उसने कभी उस्ताद नक्श का नाम नहीं सुना था। चलो तुम अपना बुढ़ापा एंजॉय करो, मेरे पास अभी किसी को भी कुछ सिखाने का बिल्कुल समय नहीं है। अगर अहमदाबाद आने का मौका मिला तुम्हारी गर्दन जरूर पकड़ूंगा। ये बोलने के बाद नक्श ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया। उसके बाद नक्श ने उस हीरे के टुकड़े को ढंग से देखा और मुस्कुराते हुए सभी को वो हीरा दिखाते हुए बोला, ये असली पंचतंत्र हीरा है और इसे इंपीरियल हीरे से काव किया गया है। अगर इंपीरियल हीरे से काव नहीं किया होता तो मेरे जमीन पर फेंकते ही ये बिखर जाता, लेकिन चूंकि इंपीरियल हीरा सोने की तरह कठोर और सख्त होता है, इसलिए उसने पंचतंत्र को कुछ भी नहीं होने दिया, बल्कि उसकी खूबसूरती पर 4 चांद और लगा दिए। नक्श ने एकदम सही कहा। हीरे के नीचे गिरने से उसमें अब और ज्यादा क्रैक्स आ गए थे, जो उस हीरे को और भी ज्यादा खूबसूरत और लुभावना बना रहे थे। मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? मैं कोई लड़की हूं क्या जिसने सेक्सी कपड़े पहने हैं? शॉक्ड होते हुए जब सभी लोग नक्श को देख रहे थे, तब नक्श ने तुरंत ही कड़क अंदाज में सभी की मौज ले ली। इस समय सभी के दिल और दिमाग में काफी हलचल चल रही थी। अगर नक्श ने पहले बताया होता कि वो जयंती भाई गड़ा का खास आदमी है और वो उसे उस्ताद कहते हैं, तो कोई भी उसे नीचा दिखाने की गलती नहीं करता। अगर सामने वाला इंसान अपनी एबिलिटीज छुपा कर रखेगा, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो उनका दोस्त है या कोई दुश्मन? नक्श के डांटने के बाद भी जब किसी के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए, तो हेल्पलेसली वो अपना सर हिलाने लगा। बचपन में चूंकि भानुशाली परिवार और गड़ा परिवार के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए नक्श ने 7-8 साल तक जयंती भाई गड़ा के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। ऑफ कोर्स उस ट्रेनिंग में जयंती भाई गड़ा ने नक्श को वो सब कुछ सिखाया जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कम उम्र में भी नक्श की एबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि वो सब बहुत अच्छे से सीखेगा और ग्रैब करेगा। यही वजह है कि नक्श उनका फेवरेट बन गया था। जयंती भाई गड़ा ने 40 की उम्र में गड़ा परिवार की बागडोर संभाली। उनके हिसाब से उन्हें जितना नॉलेज है उतना ही नॉलेज नक्श को भी है, बल्कि उनसे 19-20 ज्यादा ही होगा। इसलिए नक्श को उस्ताद कहना तो बनता ही है। और नक्श और उनका रिश्ता शुरू से ही ऐसा था। दोनों के बीच में इस तरह के हंसी मजाक चलते रहते थे। इसका ये मतलब नहीं कि नक्श अपने गुरु की इज्जत नहीं करता है। वो व्यू पॉइंट अलग है और ये व्यू पॉइंट अलग है। मानिक सर, तो क्या अब आप ये हीरा खरीद रहे हैं या नहीं? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। ऑफ कोर्स मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, फिर भले ही मुझे इसके लिए अपना सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़े। अचानक से मनिक भाई को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। लेकिन अब प्रदीप जी इसकी कीमत तो चेंज नहीं करेंगे, राइट? हल्का पैनिक करते हुए मनिक भाई देसाई ने कहा। कैसी बात कर रहे हैं आप मनिक भाई? क्या हम दोनों का रिश्ता पैसे पर टिका हुआ है? मैंने आपको कहा 1.5 करोड़, तो मतलब 1.5 करोड़ फाइनल, ना 1 रुपया ज्यादा और ना ही 1 रुपया कम। एक्साइटेड होते हुए उस शॉप के मालिक ने कहा। हालांकि ये उसके लिए घाटे का सौदा था, लेकिन एंटीक के बिजनेस में पहली बोली ही आखिरी बोली होती है और प्रदीप भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। जैसे ही प्रदीप भाई के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग मनिक भाई देसाई को जलन की नजर से देखने लगे।
उस हीरे के लिए 1.5 करोड़ रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं था और वहां मौजूद हर कोई निकाल सकता था। लेकिन चूंकि इंटरनल डिस्कशन शुरू से ही मनिक भाई का चला, इसलिए अब कोई बीच में आकर उस हीरे पर बोली नहीं लगा सकता था। मामला पूरी तरह से खत्म हो गया था। गहरी सांस लेते हुए नक्श ने प्रदीप भाई को देखा। नक्श के हिसाब से प्रदीप भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। उस हीरे की असली वैल्यू पता चलने के बाद भी उन्होंने उसी प्राइस में उसे बेचने के लिए कोई आनाकानी नहीं की, बल्कि खुशी से अपने और मनिक भाई के रिश्ते का हवाला देकर उसे बेचने के लिए राजी हो गए। चूंकि मेरी बीवी आज गांधी रोड आई है, तो क्यों ना हम कहीं और चलें? तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन अनिका ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस नक्श को देखती रह गई। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग भी नक्श को घूरने लगे थे। अब इतना तो तय था कि सभी नक्श को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन ये बात नक्श को किस मुंह से कहें ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। उनके हिसाब से नक्श की नॉलेज उस लेवल पर है जहां अगर वो किसी पत्थर को भी हाथ लगाएगा तो वो सोना निकलेगा। उन सभी लोगों को देखकर नक्श को भी समझ आ गया था कि वो उसे आसानी से छोड़ने नहीं वाले हैं। इसलिए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए नक्श ने कहा, गांधी रोड की शॉप नंबर 1 पर मैंने एक बेहद खास हीरा देखा है। अगर उसे किसी ने खरीद लिया तो 10 करोड़ रुपए कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लोग कुत्ते बिल्ली की तरह शॉप नंबर 16 से भाग गए। मनिक भाई एकाएक एंग्शियस हो गए। इस बुढ़ापे में वो भागकर कहां जा सकते थे? और अगर वो शॉप नंबर 1 पर नहीं गए तो वो डील उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन वो जवान लोगों के साथ अपने आप को कैसे कंपीट करें? मनिक सर, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस हीरे से उन्हें 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा और आप तो उससे भी ज्यादा इस अकेले पंचरत्न से निकाल लेंगे। इसलिए उन्हें भागने दीजिए और आप शांति रखिए, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। नक्श की बात सुनकर मनिक भाई को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। नक्श और अनिका के वहां से जाने के बाद मनिक भाई ने गहरी सांस ली। मनिक भाई के हिसाब से अब नक्श उनके लिए एंटीक अप्रेजर जीनियस बन गया था। चूंकि नक्श के सर पर जयंती भाई गड़ा का हाथ था, तो ऐसे में और कोई एंटीक अप्रेजर उससे कंपीट कैसे कर सकता था? नक्श की तुलना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नक्श शादीशुदा है और मनिक भाई नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक शादीशुदा इंसान के साथ रहे और थर्ड पार्टी की तरह अपनी लाइफ निकाले। देसाई परिवार की भी सूरत में बहुत इज्जत है। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी पर या उनके परिवार पर कोई कमेंट करे। मनिक भाई क्या सोच रहे हैं? सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। जो होता है ऊपर वाले के कर्म से ही होता है। इसलिए आपको उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रदीप भाई के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो उन्होंने मनिक भाई के दिमाग को पढ़ लिया हो। जो होता है ऊपर वाले के कर्म से ही होता है। प्रदीप भाई सही कह रहे हैं। जैसे ही मनिक भाई के मन में ये ख्याल आया, वैसे ही सर हिलाते हुए उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब वो उसके बारे में और नहीं सोचेंगे। जैसे ही नक्श और अनिका शॉप नंबर 16 से बाहर निकले, वैसे ही मिस जूली और शोभित ने उनका पीछा किया। मिस जूली, क्या आपको और भी कोई काम है? मुस्कुराते हुए नक्श ने पूछा। नहीं, बस आज के लिए थैंक यू सो मच। क्यों ना मैं तुम्हें डिनर पे ले चलूं? नक्श से मिलना इतना आसान नहीं था। फिर भला मिस जूली अपने हाथ से इस चांस को कैसे जाने दे सकती थी? वो तो नक्श के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन मुझे आज और भी कई काम है। सॉरी, फिर कभी? थोड़ी डिफिकल्टी के साथ नक्श ने कहा। क्योंकि आज रात नक्श अपने गॉडफादर से मिलने वाला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी वो एंशिएंट तलवार लेनी थी, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि उसके गुरु करना क्या चाहते हैं। अगर कुछ पर्सनल काम नहीं है तो क्या हम दोनों भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं? ये बोलते हुए मिस जूली बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुई। होती भी क्यों, नक्श के साथ उसे समय भी तो बिताना था। शोभित, जो मिस जूली के ठीक बाजू में खड़ा था, उसके दिल में भी नक्श को लेकर अब कोई कड़वाहट नहीं थी। क्योंकि उसके गुरु जयंती भाई गड़ा ने नक्श को उस्ताद के नाम से सम्मान दिया, उसकी इतनी इज्जत की, तो फिर भला शोभित नक्श के लिए अपने मन में नफरत कब तक पाल सकता था? और शोभित के नजरिए से देखें तो अगर उसे नक्श का साथ मिला, उसका सपोर्ट मिला, तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है जो उसके फ्यूचर में काम आएगा। इसलिए वो भी चाहता था कि वो नक्श के साथ रहे। भाभी, ये सब क्या चल रहा है? हम तो बाहर शॉपिंग करने आए थे ना? अनिका भी पूरी तरह से पजल नजर आ रही थी, इसलिए उसने नक्श से सवाल किया। दरअसल मुझे खबर मिली है कि यहाँ एक एंशिएंट तलवार आई है। मुझे उसी को देखने जाना है। अगर उसकी कीमत सही हुई तो मैं उसे खरीद लूंगा।
सीधे और सरल अंदाज में नक्श ने कहा और अनिका के सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं नक्श को पक्का यकीन था कि उसके गॉडफादर और हलाल गैंग के बीच कुछ खास रिश्ता है। अगर आपको याद हो तो मैडम शबाना ने भी नक्श के सामने एक बूढ़े अल्केमिस्ट का जिक्र किया था और नक्श आसानी से समझ गया था कि वो बूढ़ा अल्केमिस्ट कौन हो सकता है। खैर, इस बारे में नक्श को अभी और नहीं सोचना है। तो फिर चलो चलकर देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उस्ताद से और भी बहुत कुछ सीखना चाहूंगा। शोभित का कैरेक्टर अब पूरी तरह से बदल गया था। शोभित होशियार था, उसमें सीखने की ललक थी। वो जानता था कि अगर जयंती भाई गड़ा ने उसे अपना चेला बनाया है तो जरूर उसमें कुछ खास बात है, और अगर उसके गुरु नक्श को उस्ताद कह रहे हैं तो नक्श तो हर लेवल में आगे है। ऐसे में उसे एक भी मौका खोना नहीं चाहिए। पिछले कुछ सालों में जयंती भाई गड़ा के अंदर ट्रेनिंग लेकर शोभित अपने आप को महान, बहुत महान समझने लगा था, जो उसके करियर के लिए सही नहीं था। सही समय पर जयंती भाई गड़ा और नक्श ने उसकी आंखें खोल दी। अब वो अपने करियर पर बिना किसी घमंड के ध्यान दे सकता था। और ये इज्जत और रेपुटेशन तो बाद की बात है, पहले लर्निंग तो ढंग से मिल जाए। उसके दिमाग में बस यही था। ठीक है, तो फिर चलो चलकर देखते हैं। ग्रुप को लीड करते हुए नक्श के कदम अब दूसरे एंटीक स्टोर की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि अनिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। नक्श के लिए उसका काम जरूरी था और अनिका के लिए अब नक्श जरूरी था। तो जैसा नक्श कहेगा वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करना होगा, और वही तो वो कर रही थी। जैसे ही वो चारों एक दूसरे एंटीक स्टोर में गए, उन्हें उस स्टोर में और बाकी स्टोर्स में डिफरेंस समझ आने लगा था। जेन्युइनली उस स्टोर का बिजनेस बिल्कुल ना के बराबर था। अगर उस स्टोर को कम से कम शब्दों में डिस्क्राइब करें तो वो एक डिजर्टेड स्टोर था। डिजर्टेड स्टोर यानी उस स्टोर में क्या खास है, और नक्श को उस स्टोर में क्यों भेजा गया है? आखिर नक्श के गॉडफादर उससे चाहते क्या हैं? क्या इस स्टोर में नक्श को कोई टेस्ट पास करना होगा? क्या नक्श को यहाँ से वो एंशिएंट तलवार मिल पाएगी? आखिर उसके गॉडफादर उस तलवार के साथ क्या करने वाले हैं? क्या नक्श के गॉडफादर और हलाल गैंग का वाकई में कोई संबंध था या है? क्या होगा मैडम शबाना के बर्थडे पर? क्या नक्श का किसी और से मुकाबला होने वाला है? जाने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर।